नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टडी एंड लर्न विद कुमार में। तो भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल के अंतर्गत जो सीरीज शुरू किए थे उसमें नए सीरीज ऐड करते हुए अब हम भारत के भूगोल के बाद अब बिहार के भूगोल को बड़े विस्तार से जानेंगे। हम अब इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार की स्थलाकृति कैसी है, बिहार का राजनीति कैसा रहा है, बिहार का भूगोल कैसा रहा है, क्या शुरू से ही बिहार पिछड़ा था या बाद में चल के बिहार पिछड़ा, बिहार में कौन कौन से व्यक्तित्व थे, कौन कौन से पर्सनालिटी थे जिन्होंने बिहार को बेहतर करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, झारखंड से कब अलग हुआ बिहार, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो हम बिहार के बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि अपना जो बिहार है वो पहले से उसका इतिहास क्या रहा है, भूगोल उसकी क्या रहा है, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बिहार से देखा जाए तो हम नामकरण से सबसे पहले शुरू करते हैं कि बिहार का जो नाम पड़ा वो बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। नामकरण के बारे में यदि हम इतिहास में ढूंढते हैं तो पाते हैं कि बिहार का जो पुराना नाम था वो मगध था। बिहार का पुराना नाम जो था वो मगध था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। जिसकी राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र थी मगध की राजधानी। पुराना नाम जो है वो बिहार का मगध था। नामकरण के बारे में यदि हम बात करें तो दूसरी अवधारणा आती है कि जो नेपाल वाला क्षेत्र था जहाँ पे बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, वहाँ पे जो भी सन्यासी थे वो भिक्षा मांगने के लिए नेपाल से बिहार की तरफ आते थे। और हम जानते हैं कि चूंकि नेपाल जो है भारत के उत्तर दिशा में स्थित है और उत्तर दिशा में होने के कारण और पड़ोसी देश होने के कारण नेपाल से बगल में देखा है तो सबसे पहले कोई राज आता है दक्षिण की तरफ तो पहले बिहार ही आता है। तो यहाँ से बिहार में वो लोग इंटर किए और जो सन्यासी थे वो भिक्षा मारते थे, ठहरते थे, उस स्थान को बिहार कहा गया। बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने और बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने और घूमने के स्थान को बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने और घूमने के स्थान को विहार कहा गया तथा इसी के अपभ्रंश नाम बिहार से प्रचलित हुआ। बौद्ध भिक्षु जो भी थे नेपाल के बाद बिहार में इंटर करते हैं और वहां पे वो सन्यासी भीख मांगते थे, एक दूसरे से जगह भिक्षा मांगते थे और वहीं पे मठ बनाकर रहते थे। इस स्थान को विहार कहा गया और उसी के अपभ्रंश नाम बिहार के नाम से प्रचलित हुआ, जो बिहार के नाम से जाना गया। वर्तमान में इसकी राजधानी जो है वो पटना है। वर्तमान में बिहार की जो राजधानी है, वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना है। ये नामकरण हो गया। बिहार की राजधानी पटना है। अब प्रमुख तिथियों के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख तिथियां कौन कौन सी है। प्रमुख तिथियां तो सबसे पहले जो है पूरा बांग्लादेश वाला क्षेत्र, पूरा बिहार वाला क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। तो बंगाल विभाजन की बात कहा गया। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में।
बंगाल विभाजन 1905। उसके बाद 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ। बंगाल से बिहार अलग हुआ। बंगाल से बिहार अलग हुआ। इसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। बिहार से झारखंड अलग हुआ। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रमुख कुछ तिथियां हैं जो बिहार से रिलेटेड हैं। इसको हम बिहार के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये कुछ तिथियां हैं जो बिहार के अंतर्गत है। ये है आपका नामकरण। ये नामकरण है। अब हम बिहार के राजनीतिक स्वरूप के बारे में जानते हैं। बिहार के राजनीतिक स्वरूप के बारे में बिहार राजनीति बिहार राजनीति के बारे में यदि हम बात करें तो बिहार विधानसभा सीटों की जो संख्या है 243 है। 243 विधायक जो है पूरे बिहार से जाकर और सरकार बनाने का कार्य करते हैं। तो एमएलए की जो संख्या है, बिहार विधानसभा सीटों की जो संख्या है, बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा 16 है तथा विधान परिषद 75 है। बिहार की राजनीति के बारे में बात करें तो बिहार में द्विसदनीय शासन की व्यवस्था है। बिहार में एमएलए का भी चुनाव होता है मुख्यमंत्री के तौर पर, और विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की भी व्यवस्था की गई है। संपूर्ण बिहार में एमएलए की संख्या, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार विधानसभा जो विधायक होते हैं उनकी संख्या 243 है। विधान परिषद की संख्या 75 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 40 है। इसको भी आप साथ में याद करते चलेंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में हमारे सामने आता है बिहार के राजनीति के अंतर्गत। अब इसमें जो है प्रखंड कितने हैं, जिले कितने हैं, उसको देख लेते हैं। बिहार में जिलों की संख्या जो है, बिहार में
कुल जिला जो है वो 38 है। इसके अलावा यहाँ पर प्रमंडलों की जो संख्या है, प्रमंडल वो 9 है। प्रखंड की जो संख्या है, प्रखंड जो है 534 है। अनुमंडल जो है, अनुमंडलों की जो संख्या है वो 101 है। तो ये कुछ और ये तथ्य हो गए। बिहार में देखा जाए तो 29 जिला है। बिहार में जिलों की संख्या 29 है। प्रमंडल जो है वो 9 है। प्रखंड जो है 534 है और अनुमंडलों की जो संख्या है वो 101 है। तो ये हो गया राजनीति चिन्ह कि कैसे बिहार में सरकार बनता है। कौन सी देखा है, संपूर्ण भारत में तो 545 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से प्रधानमंत्री बनने के लिए आधा से एक अधिक सीट की आवश्यकता होती है। तो बिहार में कुल जिले जो है 38 है, प्रमंडल 9 है, प्रखंड 534 है और अनुमंडलों की जो संख्या है वो 101 है। याद रखेंगे प्रमुख तिथि में बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ और 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो पूरा देश में त्राहिमाम मच गया। सब लोग ये बात उठाने लगे कि भारत को तोड़ने की बात की जा रही है, तो पुनः बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। लेकिन दिल्ली दरबार में 22 मार्च 1912 को ऐलान किया गया कि बिहार को जो है वो बंगाल से पृथक करने की बात की गई। तब से 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। फिर और आगे समय आता है तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग होता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग होता है। फिर आगे चल के 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होता है। बिहार की जितनी भी खनिज संपदा है वो झारखंड में चला जाता है। इसके अलावा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और 1 अप्रैल को बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हो गया। नामकरण भाई क्या था, तो बिहार का पूरा नाम था वो मगध था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। बाद में इसका नाम बिहार पड़ा, क्योंकि बौद्ध भिक्षु जो थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, उनके जो अनुयायी थे, वो नेपाल से निकलकर बिहार में आके धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, रहते थे, ठहरते थे, मठ बनाते थे और भिक्षा मांग के एक दूसरे से दूसरे जगह अपने धर्म का प्रचार करते थे। तो उस जगह को बिहार कहा गया और इसी का अपभ्रंश नाम बिहार के नाम से बिहार प्रचलित हुआ, जिसकी राजधानी जो है आज पटना है। ये क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, हम बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो बिहार का पूरा मैप यदि हम यहाँ पर बनाने का प्रयास करें, ये मान लीजिए पूरा जो बिहार का मैप है, पूरा बिहार का मैप जो है वो कुछ इस प्रकार से है। बिहार का मैप आयताकार रूप में है। आयताकार बिहार का जो मैप है वो आयताकार है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल का बात करेंगे, भौगोलिक संरचना के बारे में देखें तो बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल जो है वो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार का क्षेत्रफल जो है वो 94,163 है। लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करें तो उत्तर से दक्षिण जो है, उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है ये 345 है, 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम, ये हो गया पूरब से पश्चिम जो है 483 किलोमीटर है। ये है 483 किलोमीटर और ये है 345 किलोमीटर, 483 किलोमीटर है। संपूर्ण क्षेत्रफल का यदि भारत में हम देखें कि संपूर्ण क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का कौन सा स्थान आता है, तो सबसे बड़े राज्यों में, भारत के सबसे बड़े राज्यों में, राज्यों में बिहार
बिहार 12वां तथा जनसंख्या के अनुसार दूसरे नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर आता है। क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण यदि देखें, चौड़ाई देखें बिहार का तो चौड़ाई कम है और लंबाई ज्यादा है। उत्तर से दक्षिण देखा तो 345 है और पूर्व से पश्चिम जो है वो 483 किलोमीटर है। संपूर्ण क्षेत्रफल 94,163 है। इसके अलावा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। क्योंकि किसी किताब में आपको 13वां मिलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, तब इसका स्थान 13वां था। जैसे ही जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तब बिहार का क्षेत्रफल के अनुसार देखा है तो 12वां स्थान है। और जनसंख्या देखा है बिहार का तो लगभग 10.5 करोड़ है, 10.5 या 11 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर नहीं है, ये तीसरे नंबर पर है। सब जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, 2 नंबर में महाराष्ट्र है और 3 नंबर में आता है बिहार का नंबर। जनघनत्व की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जनसंख्या घनत्व के अनुसार इसका पहला स्थान है। संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा कहीं प्रति 1 किलोमीटर में लोगों की संख्या वो सबसे ज्यादा जो है वो बिहार में है। बिहार में सबसे ज्यादा लोग जो है जनसंख्या घनत्व के अनुसार ज्यादा रहते हैं। ये हो गया बिहार का क्षेत्रफल, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। सबसे बड़े राज्य में देखा है तो 12वां, जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो तीसरे स्थान पर आता है। ये हो गया। अब यदि और हम बिहार के बारे में बात करें, बिहार की पर्सनालिटी के बारे में बात करें, तो अब बिहार के इतिहास के बारे में हम शुरू करेंगे। भौगोलिक संरचना के बारे में देखा जाए तो बिहार की जो आकृति है वो आयताकार है। बिहार की जो आकृति है, आयताकार है। बिहार की आकृति आयताकार है। आयत के अनुसार बिहार की स्थलाकृति है। गंगा नदी जो है बिहार को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। गंगा नदी बिहार को विभाजित करने का कार्य करती है। बीच से गंगा नदी जाती है, बिहार को 2 भागों में बांटती है। गंगा नदी के उत्तर वाले क्षेत्र को उत्तर बिहार तथा दक्षिण वाले क्षेत्र को दक्षिण बिहार के नाम से जाना जाता है। विभाजित करती है। इसमें 1 नंबर में आता है उत्तर बिहार, और 2 नंबर में आता है, और दूसरे नंबर में और 2 नंबर में आता है दक्षिण बिहार। 2 नंबर में आता है दक्षिण बिहार। 1 नंबर में उत्तर बिहार और 2 नंबर में आता है दक्षिण बिहार। एक नंबर में आता है उत्तर बिहार, दूसरा आता है दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार जो है उसमें बाढ़ से ग्रसित रहता है और दक्षिण बिहार जो है वो सुखाड़ से प्रभावित रहता है। ये हो गया इसके बारे में। नदियों के बारे में यदि हम बात करें, बिहार की प्रमुख नदियां जो है, बिहार की प्रमुख नदियां तो हिमालय की तरफ से आने वाली नदियां जो है उसमें देखा जाए तो घाघरा नदी है, बूढ़ी गंडक है, गंडक है, बागमती है,
बागमती है, बागमती इत्यादि नदी है। इधर उसके अलावा देखा जाए तो कोसी है, कोसी के बाद पुनपुन है, पुनपुन के बाद देखा जाए तो सोन है, सोन इत्यादि नदियां हैं। इसमें से कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक नदी। तो ये बिहार की आकृति आयताकार है। गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटने का काम करती है। गंगा नदी से उत्तर वाले क्षेत्र को उत्तर बिहार और दक्षिण वाले क्षेत्र को दक्षिण बिहार के नाम से हम जानते हैं। प्रमुख नदियों में उत्तर बिहार देखा है तो बाढ़ की चपेट में हमेशा आता रहता है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है सदावाहित नदियां होती है, जो नेपाल की तरफ से आती है, और उसमें जो है बाढ़ का प्रकोप हमेशा रहता है। और दक्षिण बिहार जो है ये सुखाड़ की स्थिति में हमेशा आता रहता है। इसके अलावा बात करें नदियों के बारे में तो घाघरा है, बूढ़ी गंडक है, इसके अलावा बागमती है, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्ग बदलने का जो कार्य करती है वो कोसी नदी ही करती है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक, पुनपुन है, सोन जो है इत्यादि नदियां जो है वो बिहार से होकर गुजरती है। खनिज संसाधन के बारे में यदि हम बात करें तो दक्षिण बिहार में खनिज पाया जाता है, उत्तर बिहार में खास कर कोई खनिज नहीं पाया जाता है। बिहार में वनों की यदि बात करें तो संपूर्ण बिहार में जो है 60% वन पाया जाता है। बिहार में जो है 60% वन पाया जाता है, वन पाया जाता है। तथा यहाँ की 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि पर जो है 80% जनसंख्या कृषि पर जो है वो निर्भर है। इसके अलावा हम बात करें बिहार के इतिहास के बारे में तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि जहाँ से भारत का इतिहास शुरू होता है वहीं से बिहार का इतिहास शुरू होता है। इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जो एक आग के गोले की तरह धीरे धीरे ठंडा हुई। पहले एक कोशिकीय जीव, फिर बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ, जैसे बिग बैंग थ्योरी में जिसे हम पढ़ते हैं, जो जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दिया गया था। फिर जीवन का विकास हुआ तो बहुत सारे सभ्यताएं देखने को मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति देखने को मिलती है। धीरे धीरे देखा है तो विकास उसमें होता है। तो बिहार से एक जगह का नाम आता है चिरांद। चिरांद जो जगह है वो बिहार का आता है। बहुत ही पुरानी सभ्यताओं में से एक यहाँ पर देखने को मिलता है, वो है चिरांद, जो बहुत ही पहले समय खुदाई के फलस्वरूप पुरातन व्यवस्था जो काल है उसमें हमें पूर्ण प्रसारण काल में हमें देखने को मिलता है चिरांद नामक जगह। आगे देखा जाए तो भारत जो है 16 महाजनपदों में विभक्त रहता है, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो जनपद सामने निकल के आता है उसका नाम मगध होता है। मगध जो है वो शक्तिशाली, मगध जो है 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जो है वो मगध होता है। और मगध का पहला शासक जो बनता है वो हर्यक वंश का बिंबिसार बनता है। मगध साम्राज्य का पहला सबसे बड़ा जो शासक बनता है वो बनता है हर्यक वंश का। हर्यक वंश की स्थापना होती है, जिसका स्थापना करता है बिंबिसार, जिसकी स्थापना करता है बिंबिसार। बिंबिसार स्थापना करता है हर्यक वंश का। उसके बाद बिंबिसार का जो लड़का होता है अजातशत्रु, इसको बिंबिसार को मार के 2 नंबर में आता राजा बनता है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है अपने पिता को मार के राजगद्दी को संभालता है। अजातशत्रु का लड़का होता है उदय, जो इसको मार के गद्दी पर बैठता है। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास जो है वो खुद को दोहराने का काम करता है। इतिहास हमेशा खुद को दोहराता रहता है। तो अजातशत्रु का लड़का होता है जिसका नाम होता है उदयन। उदयन जो है ये इसका लड़का होता है, और उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की। इसके बाद ये समाप्त हो जाता है, तत्पश्चात एक और वंश का उदय होता है।